नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं खबर आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनाते हुए मुझे एक पर्सनल दुख भी है और मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा कि ये मैं खबर आपको किस तरह से दूँ। जागरण की दुनिया के सम्राट कहे जाने वाले, माता की भेंटों के गायक, जिन्हें ध्यानुभक्त भी कहा जाता था, और उनके चाहने वाले, जिन्हें प्यार से पापा जी कहते थे, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों, चंचल जी का इस दुनिया से जाना भक्ति और भजन की दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। उसकी भरपाई करना या उसकी जगह किसी और को देखना या सुनना ना यकीन करने जैसी बात है। दोस्तों, जब भी इस दुनिया में भजनों की, भेंटों की, जागरण की बात होगी तो चंचल जी का नाम सर्वप्रथम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चंचल जी ने जागरण को और भजनों को, माता रानी की भेंटों को जो मुकाम दिया, जो प्रसिद्धि दिलवाई, जो घर घर तक पहुंचाया, वो काम उनसे पहले ना तो किसी ने किया था, ना शायद आने वाले समय में कोई कर पाएगा। दोस्तों, हम कई बार कहते हैं कि एक कलाकार अपनी कला को इतनी साधना के साथ जी जाता है कि वो उस कला का पर्यायवाची बन जाता है। जागरण की कल्पना चंचल जी की आवाज़ के बिना और चंचल जी की आवाज़ जागरण के बिना, इन दोनों की कल्पना भी शायद नहीं की जा सकती। और इस रहती दुनिया तक, जब तक इस दुनिया में भजन और जागरण चलते रहेंगे, तब तक चंचल जी का नाम इस दुनिया में रहेगा। दोस्तों, कई बार हम खबरें एक खबर के तौर पे सुना जाते हैं, शायद उनका हमसे पर्सनली कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये जो खबर मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक पर्सनल लॉस के तौर पे भी है। मैंने शायद जब से होश संभाला है, जब से मैंने भक्ति या भजन की तरफ थोड़ा सा रुझान मेरा पैदा हुआ, तो एक ही आवाज़ कानों में पड़ी, श्री नरेंद्र चंचल जी की। मुझे आज भी याद है कि हम बचपन में किसी भी तरह से, कैसे भी करके उनका जागरण सुनने जाते थे। सबको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि उनका स्टेज पे आना रात को 12 या 1 बजे के बाद होता था, और दोस्तों तब तक हम जागते रहते थे उनको सुनने के लिए। पिछले साल जब चंचल जी का चंडीगढ़ में आना हुआ, तो एक बड़ी छोटी सी मुलाकात मेरी भी उनके साथ हुई। 2-4 तस्वीरें खिंचवाने का मौका भी मिला। वो शायद एक पर्सनल धरोहर के तौर पे मेरे पास सदा जीवित रहेंगी। और आज का ये कार्यक्रम हम माता रानी के भक्तों के लिए, पापा जी के चाहने वालों के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पे लाए हैं। हमारी टीम ने ये पूरी कोशिश की है कि हम चंचल जी के बारे में कुछ कहे, अनकहे किस्से, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें से आपको रूबरू करवा सके। और ये आज का कार्यक्रम चंचल जी को हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि हो। 16 अक्टूबर 1940 को श्री चेतराम जी खरबंदा और माता कैलाशवती के घर एक अनमोल हीरे ने जन्म लिया, जिसको दुनिया ने बाद में नरेंद्र चंचल के नाम से जाना। तो नरेंद्र चंचल जी का असली नाम नरेंद्र कुमार खरबंदा था। बचपन में शरारती स्वभाव होने के कारण, एक जगह पे एक समय से ज़्यादा टिक ना पाने के कारण, और हर चीज़ में हंसी खेल के रूप में करते रहने के कारण, इनके गुरु ने एक दिन इनको चंचल नाम दे दिया। बचपन में दिया गया प्यार का नाम कई बार जाकर आगे हमारी पहचान बन जाता है, और यही हुआ आदरणीय श्री नरेंद्र जी के साथ। जैसे जैसे उन्होंने गायन के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल करनी शुरू कर दी, तो उन्होंने इस बचपन में मिले हुए प्यारे से नाम चंचल को अपना उपनाम बना लिया, और नरेंद्र कुमार खरबंदा नरेंद्र चंचल हो गए। भजन गाने की प्रेरणा चंचल जी को अपने घर से ही मिली। उनकी सर्वप्रथम गुरु बनी उनकी माँ। उनकी माता जी, जिनको दुर्गा सप्तशती कंठस्थ थी, वो सुबह सुबह अपने घर में काम करते हुए साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। यही पाठ नन्हे चंचल के कानों में पड़ा, और वो कहीं ना कहीं इस भक्ति भावना से जुड़ते चले गए। उनकी माताजी आसपास के घर में, मोहल्लों में जब भी कोई शादी ब्याह, फंक्शन या कोई पूजा पाठ होता था,
तो अक्सर वहाँ गाने के लिए जाती थी। और नन्हा नरेंद्र, जिसको तब तक नंदी कहते थे, वो भी माँ के साथ जाया करता था। उसको सुबह सुबह माँ कई बार मंदिर जाने के लिए ज़बरदस्ती अपने साथ उठा के लेके जाती थी। नंदी का जाने का मन नहीं होता था, लेकिन जब वो मंदिर में पहुँच जाता था तो उसका दिल ऐसा लगता था कि उसका फिर वापस आने का दिल नहीं करता था। यहीं से नन्हे नरेंद्र के ऊपर माता रानी की कृपा बननी शुरू हो गई। बकौल चंचल जी, उनके घर में जहाँ वो बचपन में रहा करते थे, सामने एक काली माता का मंदिर हुआ करता था, जो आज भी अमृतसर में है। वो वहाँ पे जब उनकी माता जी भजन कीर्तन किया करती थी तो वो भी उनके साथ में बैठकर वहाँ पे भजन कीर्तन किया करते थे। और एक इंटरव्यू में चंचल जी ने खुद कहा था कि अपनी आवाज़ का सबसे पहला दीवाना वो खुद बने। इसके पीछे दोस्तों एक बड़ी रोचक कहानी है। चंचल जी बताते थे कि जिस घर में वो रहा करते थे, उस घर के नीचे एक कुआं हुआ करता था। वो आते जाते उस कुएं में आवाज़ लगाते थे, और जब वो आवाज़ वापस मुड़ के उनके कानों में आती थी तो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। तो बकौल चंचल जी अपनी आवाज़ के सबसे पहले श्रोता या अपने सबसे पहले प्रशंसक चंचल जी खुद ही थे। मैं चंचल जी बताते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में कोई ख़ास इतने अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन गीत संगीत का शौक़ उनको बचपन से था। किसी भी तरह का संगीत हो, चाहे टीन की छत पर टपकता हुआ पानी हो, चाहे गली से निकलती हुई एक बारात हो, उनके घर पे भीख मांगने आने वाला जो भिखारी जो भजन गाता था या गाना गाता था, या इवन यहाँ तक भी उन्होंने कहा है कि उनकी गली में जो कुत्ता भी भौंकता था उनको उसके सुर से भी बड़ा प्यार था। एक जगह उन्होंने कहा कि ये कुत्ता उनकी ज़िंदगी में एक गुड लक चार्म की तरह रहा, क्योंकि जब उन्होंने प्रोफेशनली गाना शुरू किया तो द ग्रामोफोन कंपनी इंडिया लिमिटेड, जो बाद में HMV बनी, उसका जो लोगो था उसमें भी ग्रामोफोन के फोटो के आगे कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। तो उनका कहना था कि मेरे को किसी भी तरह का संगीत, किसी भी तरह की जो आवाज़ जो सुर में रहती थी, मुझे उससे प्यार हो जाता था। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि इधर चंचल जी का स्कूल का पेपर है और उधर उनको चंडीगढ़ कंपटीशन में गाने के लिए जाना है। तो चंचल जी बड़े चुपके से, पंजाब में जो पेपर लिखने के लिए जो बच्चे यूज़ करते हैं उसको गत्ता कहा जाता है, उन्होंने उसको उस काली माता के मंदिर में रखा और चुपके से बस में बैठ के चंडीगढ़ पहुंच गए। उस कार्यक्रम में उन्होंने बुल्ले शाह की एक काफ़ी गाई, जिस काफ़ी ने उनको पहला प्राइज़ यानी कि गोल्ड मेडल और ट्रॉफी दिलवाई। यहाँ से नन्हे नंदी के नरेंद्र चंचल बनने की कहानी शुरू हो गई और उनको ये यकीन हो गया कि अपनी ज़िंदगी में वो यही एक काम है जिसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कि अमृतसर एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर अक्सर मिलिट्री के मनोरंजन के लिए अलग अलग कलाकारों को बुलाया जाता था उनका मनोरंजन करने के लिए। उनका मनोरंजन करने जाने वाले ग्रुप में एक ग्रुप था द पैराडाइज म्यूजिकल ग्रुप, जिसके कर्ता धर्ता थे श्री नरेंद्र चंचल जी। अक्सर उनको फौजियों की तरफ से ये फीडबैक मिलती थी कि चंचल तू चंगा गाना हैगा, तो फिल्मां क्यों नहीं ट्राई करता। तो चंचल जी का ये कहना होता था कि मैं अपनी स्टेज से और अपने जिस रूप में मेरा करियर चल रहा है मैं उसके लिए बड़ा खुश हूँ। मेरे को फिल्मों में जाने का कोई खास ज़्यादा शौक नहीं है, और वो अपने लोकल एरिया में अपने स्टारडम को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए वहीं पे अपने मस्त थे। जब किस्मत ने आपको कहीं पहुँचाना होता है तो आप ना चाहते हुए भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह के म्यूजिकल शोज करते हुए एक बार एक ऑल ओवर पंजाब की एक म्यूजिकल टीम बनी, जिसको देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर पंजाबी कल्चर की परफॉर्मेंसेस देनी थी। उस टीम में चंचल जी का भी सिलेक्शन हो गया और उसकी जो फाइनल परफॉर्मेंस हुई वो हुई मुंबई में बैसाखी के एक फंक्शन में। जैसे कि कहा जाता है कि हीरे को जौहरी कहीं से भी पहचान लेता है, और अगर हीरे ने चमकना होता है तो कई बार हीरे और जौहरी की मुलाकात इस तरह से होती है कि ना तो हीरे को पता होता है और ना जौहरी को पता होता है कि उन दोनों का आपस में एक संगम होने वाला है। इसी बैसाखी के कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जो थे वो थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के माने हुए शोमैन श्री राज कपूर जी। जब चंचल जी ने स्टेज पर
परफॉर्मेंस देनी शुरू करी और सामने उन्होंने अपने आइडल, जिनको वो हमेशा से एडमायर करते थे, श्री राज कपूर जी को सामने बैठे देखा, तो उन्होंने उस शिद्दत के साथ उस दिन गाना गाया कि दुनिया ने वाह वाह करी, उनको तालियां मिली और वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। और सबसे बड़ा जो प्राइज़ उस दिन उनको मिला, राज कपूर साहब उस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद बैक स्टेज में आके नरेंद्र से मिले और उनको बोला कि मेरे को अगली फिल्म के लिए एक नया गायक चाहिए था और वो गायक मेरे को आज मिल गया। कपूर साहब ने अपनी जेब से कागज़ निकालकर उनको दिखाया और कहा पंजाबी में, बलिया आ गा सकते हैं। वो वही मशहूर काफ़ी थी जो आगे चल के बॉबी फिल्म का ना सिर्फ गाना गाने का मौका दिलवा गई, बल्कि उस साल का बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी दिलवा गई। और यहाँ से शुरुआत हुई फिल्म इंडस्ट्री को मिलने वाले एक नायाब हीरे की, जिसको दुनिया ने आने वाले समय में मिडनाइट सिंगर के रूप में भी जाना, द लेजेंडरी नरेंद्र चंचल। दूसरे दिन नरेंद्र जी राज कपूर साहब के स्टूडियो में गए तो उन दिनों बॉबी के गानों की प्लानिंग चल रही थी। उनको बोला गया कि आप इस फिल्म में गाओगे और इसकी शूटिंग थोड़े दिनों के बाद होगी। ये बात सुनकर बम्बई से अमृतसर वापस आके और उन्होंने पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि वो आने वाले टाइम में राज कपूर जी की फिल्म में गाने वाले हैं। और लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे कि तू ही रह गया राज कपूर की फिल्म च गाने वास्ते। और एक दिन कपूर साहब का फ़ोन भी आया कि इस तारीख को आप बॉम्बे आ जाओ। बाई चांस जो तारीख कपूर साहब ने दी थी, उस दिन चंचल जी का पंजाब में किसी शहर में एक जागरण था, तो उन्होंने कहा था कि मैं वो जागरण निपटा के 1-2 दिन के बाद आ जाता हूँ। तो कपूर साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को 2-4 दिन के बाद दोबारा फ़ोन करता हूँ, तो तब आ जाना। अब दोस्तों मुसीबत ये बन गई कि 4 से 6 दिन 10 दिन बीत गए और कपूर साहब का फ़ोन नहीं आया। और चंचल जी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि शायद ये उनके साथ कोई मजाक तो नहीं हो गया, समाज में एक हंसी का पात्र ना बन जाए। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, कपूर साहब का फ़ोन आया, चंचल जी बॉम्बे गए, इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई, बकायदा ये गाना चंचल जी पे फिल्माया भी गया। इस गाने ने चंचल जी को वो मुकाम दिलवा दिया कि उनको फिल्म इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश सिंगर के तौर पर एंट्री मिल गई। पहली फिल्म, वो भी द शोमैन राज कपूर के साथ, पहली ही फिल्म में गाना और पहली ही फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड मिलना। दोस्तों इतना सब कुछ जब इकट्ठा हुआ तो कहीं ना कहीं युवा नरेंद्र का दिमाग भी थोड़े टाइम के लिए अपनी जगह से सटक गया। जब वो वापस अमृतसर आए, उसी काली माता के मंदिर में जब वो माथा टेकने गए, तो वहाँ बैठे हुए भक्तजनों ने, पुजारियों ने उनको कहा नरेंद्र कुछ सुना दे, कोई भेंट सुना दे। तो चंचल जी ने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं, जबकि तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वो अपने घर आ गए। शाम को उस मंदिर के पुजारी, जिनको वो गुरु जी कहते थे, उनका संदेशा आया कि उन्होंने बुलाया है। तो उन्होंने तब भी कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकता। 2 दिन बाद दोस्तों चंचल जी को आगरा एक कार्यक्रम के लिए जाना था। अब यहाँ से कुदरत का करिश्मा शुरू होता है। गाना तो बहुत दूर की बात, उनके मुंह से आवाज़ तक निकलना बंद हो गया। कहाँ एक आज़ाद पंछी जो अपने सुरों की परवाज़ के साथ आसमान छूने की तरफ बढ़ रहा था, उसके सुर ही बंद हो गए। अब क्योंकि चंचल जी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनको कहीं ना कहीं अपने जहन में ये बात उनके घर कर गई कि जो उन्होंने काली माता के मंदिर में उन भक्तों का या उन गुरुजनों का या उस मंदिर का अपमान जाने अनजाने में जानबूझकर उनसे हो गया, ये उसकी सज़ा उनको मिली। तो हमने दही की लस्सी बहुत सुनी होगी। अमृतसर में चंचल जी कहते हैं उस वक्त पेड़े की लस्सी बना करती थी, उनके लिए वो लस्सी मंगाई गई, उन्हें पिलवाई गई। उसके बाद धीरे धीरे उनकी आवाज़ आनी वापिस शुरू हुई। वो दिन
और जब तक चंचल जी जिंदा रहे उन्होंने दोस्तों किसी भी कार्यक्रम के लिए मना कर दिया, लेकिन कभी भी जागरण के लिए या माता की भेंटों के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। जिसने जितना दे दिया उन्होंने कई बार जागरण उन पैसों में भी कर दिए, लेकिन वो एक ज़िंदगी में मिला हुआ झटका उनको ताउम्र याद रहा कि मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, बड़ी से बड़ी पिक्चर भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं माता रानी के जागरण को या उनके भजन को कभी मना नहीं करूँगा। दोस्तों, जब चंचल जी ने बम्बई से अमृतसर का वापसी का सफ़र शुरू किया तो राज कपूर साहब ने उनसे पूछा, भलिया हूँ की करेंगे? उन्होंने कहा, करना की है जी, वापस अमृतसर जावांगा, जो जागरण जगराते करता सी वो करांगा। तो कपूर साहब ने कहा, बेफिक्र होके जा, हुण ये दुनिया तैनूं लभदी हुई अमृतसर आएगी। और दोस्तों वही हुआ। उसके बाद बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर चंचल जी को साइन करने बुलाने के लिए अमृतसर पहुंचे या उनको बम्बई बुलाया गया और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाना गाए। 2 माता की भेंटें, चलो बुलावा आया है और तूने मुझे बुलाया, फिल्मी भेंटें होने के बावजूद भी आज भी कोई भी जागरण इन 2 भेंटों के बिना पूरा नहीं माना जाता। किसी देश का एक नेशनल एंथम होता है, उसी तरह से ये 2 भेंटें जागरण की दुनिया में एक एंथम की तरह मानी जाती है। आज भी अगर माता का भगत कोई जब वैष्णो देवी जा रहा होता है और कोई उसको पूछता है, भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो यही बोलता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो दोस्तों, एक कलाकार की प्रसिद्धि और उसकी कला की निपुणता उस मुकाम तक पहुंच गई कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के प्राइवेची बन गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ फिल्मों में भजन ही गाए, उन्होंने कई और गाने भी गाए, जैसे रोटी कपड़ा और मकान का एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, हाय हाय महंगाई मार गई। फिर कुछ उन्होंने फिल्मी गाने और भी तरह के गाए, पंजाबी फिल्मों में भी गाया। लेकिन चंचल जी का मन जो था वो फिल्मी दुनिया में इतना ज़्यादा रमा नहीं और वो धीरे धीरे अपने आप को भजन और भेंटों की तरफ ही समर्पित करते चले गए। और ये दोस्तों उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी जुड़ी हुई तार या माता रानी की उन पे कृपा कह लीजिए कि उसके बाद उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जो गा दिया वो अमर हो गया, जो उन्होंने लिख दिया वो भेंट अमर हो गई। 2018 में दोस्तों चंचल जी ने एक भेंट गाई थी, किन्ना तेरे जाग्या च मैं जाग्या, चन्न कोलो पुछ भावें तारे तो पुछ ले। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। किसी को भी नहीं पता होगा कि चंचल जी ने कितनी रातें जागकर माता रानी के भजन किए हैं। उसको या तो वो माता रानी जानती है या वो चांद और तारे जानते हैं, जिनकी छांव में बैठकर उन्होंने माता के भजन गाए। पिछले साल जब 2020 में जब कोरोना फैला तो उन्होंने मंदिर में जाके कोरोना के ऊपर भी एक भेंट गाई। डेंगू भी देखा, चिकनगुनिया भी देखा, कोरोना भी आया, ये भी चला जाएगा, इस तरह की भेंट उन्होंने पिछले साल बनाई थी, जो कहीं ना कहीं माता रानी के भक्तों को एक संबल दे गई कि हाँ, जब इतना कुछ निकल गया तो माता रानी की कृपा से ये कोरोना भी निकल जाएगा। और दोस्तों, आज ये बात सच हो रही है, हम कोरोना से लगभग निजात पाने की स्थिति में हैं। साल में दोस्तों 2 बार नवरात्र आते हैं, उन दोनों नवरात्रों में चंचल जी की 2 कैसेट्स निकलती हैं। टिप्स ने निकाली, वेस्टर्न ने निकाली, म्यूजिक इंडिया ने निकाली, HMV ने निकाली, टी सीरीज ने निकाली। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिन्होंने उनकी भजनों की कैसेट नहीं निकाली, और उनकी भजनों की कोई ऐसी कैसेट नहीं है जो मार्केट में नहीं चली। उन्होंने जागरण की महिमा को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज इतने बड़े बड़े स्टेज, इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं जागरण करवाने के लिए। इसके साथ एक बड़ा रोचक किस्सा चंचल जी सुनाते हैं कि एक दिन 31 दिसंबर को मैं बॉम्बे में बैठा हुआ था और उनके जो बाकी जितने भी संगी साथी थे वो कोई होटल में, कोई कहीं ना कहीं अपना न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने के लिए चले गए। क्योंकि चंचल जी उस तरह की कैटेगरी में फिट नहीं होते थे, तो वो अपने कमरे में अकेले बैठे थे। तो उनकी नज़र अपने दीवार पे लगे हुए माता रानी के कैलेंडर की तरफ गई कि माता रानी, हर 31 दिसंबर को तेरे दरबार जाऊंगा। ये सिलसिला इस तरह से चला कि चंचल जी ने 29 दिसंबर को कटरा पहुंच जाना, माता रानी के दर्शन करने, वहाँ गुफा के बाहर बैठ के भजन कीर्तन करना, 31 तारीख वहाँ मना के पहली या 2 तारीख को वापस अपने घर। धीरे धीरे इसके साथ
पहले वो खुद जाना शुरू हुए, फिर कुछ मंडलियाँ जुड़ गई, कुछ यार दोस्त जुड़ गए, धीरे धीरे कुछ परिवार जुड़ गए और इतनी भीड़ जुटनी शुरू हो गई पिछले कुछ सालों में। लोगों ने इस जागरण को, इस चौकी को चंचल मेले का नाम दे दिया। फिर चंचल जी ने कहा कि इसको चंचल मेला मत कहो, इनू माता दा चंचल मेला कहो, क्योंकि चंचल आज है कल नहीं रहेगा, पर माता दा मेला हर साल चलेगा। शायद पिछला 2020 31 दिसंबर ही है जो इतने सालों में चंचल जी पहली बार तबीयत ठीक ना होने के कारण माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी देने नहीं जा पाए। उनके एक शिष्य ने 31 दिसंबर को ये भजन भी रिलीज़ किया कि गुफा विच बैठी माता सोचती है ऐतकी मेरा चंचल क्यों नहीं आया। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, उनका भजनों के प्रति समर्पण इस लेवल का था कि जब लोगों को ये पता चला कि 31 दिसंबर को चंचल जी नहीं आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक भजन बना दिया गया। दोस्तों, जब तक चंचल जी इस दुनिया में रहे उन्हें अनगिनत उपाधियों से, अनगिनत अवार्डों से, अनगिनत भक्तों के प्यार से सम्मानित किया गया, लेकिन फिर भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण अवार्ड्स जो उनको ज़िंदगी में मिले वो पंजाब सरकार के द्वारा दिया गया हुआ धैनु भक्त की उपाधि, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल जी की तरफ से दिया गया पंजाब कला श्री अवार्ड, फिल्म बॉबी के लिए उनको बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड, उसके अलावा एक उनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है जॉर्जिया, उन्होंने उनको ऑनररी सिटीजनशिप भी अमेरिका की ऑफर की हुई थी। चंचल जी के जीवन के ऊपर, उनके संघर्षों के ऊपर, माता के भजनों के गाने तक के पूरे सफ़र के ऊपर उनके एक प्रमोटर ने एक किताब भी पब्लिश कराई जिसका नाम द मिडनाइट सिंगर रखा गया। इस किताब के टाइटल की और इसके छपने की कहानी भी बड़ी रोचक है। इस किताब का जो निरेशन, जो राइटिंग का काम हुआ वो सारा अमेरिका में हुआ। इसकी प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन हांगकांग में हुआ। इंडिया में रिलीज़ किया गया उस वक्त के उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और उनकी पहली ही फिल्म में उनके सहयोगी रहे श्री ऋषि कपूर जी के द्वारा। ये कुछ एक उपलब्धियां हैं जो चंचल जी ने अपने जीवन में रहते हुए पाई, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल करी, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक चंचल जी का नाम माता रानी की भेंटों और माता रानी के साथ हमेशा से जुड़ा रहेगा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय पापा जी श्री नरेंद्र चंचल जी को। हमने अपनी पूरी ईमानदारी से इस कार्यक्रम को बनाने की कोशिश की है। हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट्स और लाइक्स का। जय माता दी।